हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखने का प्रयास करें और पढ़कर समझकर सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? आपसे पूछा जा रहा मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारत में कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, या ऑस्ट्रेलिया से, या अमेरिका से, या स्विट्जरलैंड से? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है ऑप्शन बा, अमेरिका से। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 देख लें। निम्न में से कौन सी विशेषता मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? मौलिक अधिकार साधारणतया अनुल्लंघनीय हैं। मौलिक अधिकार साधारणतया अनुल्लंघनीय हैं। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार अधिकांशतया सकारात्मक स्वरूप के होते हैं। नहीं भाई, ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं। बस यही ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 3 देखें। मौलिक अधिकारों का लक्षण नहीं है। मौलिक अधिकारों का लक्षण नहीं है, तो मौलिक अधिकार असीमित हैं। नहीं भाई, मौलिक अधिकार बस यही लक्षण नहीं है, सीमित हैं। सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र हैं, ये सही है। प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं, ये भी सही है। मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था है, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। मौलिक अधिकारों का लक्षण नहीं है, मौलिक अधिकार असीमित है, बस यही लक्षण नहीं है। सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है, मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की गई है, ये सारे लक्षण हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। 1915 में मौलिक अधिकारों की मांग किस रूप में की गई थी? 1915 में मौलिक अधिकारों की मांग किस रूप में की गई है? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा के रूप में, या मानवीय अधिकारों की घोषणा के रूप में, या होम रूल विधेयक के तहत, या अधिकार पत्र। तो 1915 में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी होम रूल विधेयक के तहत। होम रूल विधेयक के तहत। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखें। 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई है? 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई है? तो ये मैग्ना कार्टा है, या होम रूल विधेयक है, या अधिकार पत्र है, या द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल है। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये अधिकार की मांग की गई थी 1925 में। अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई थी? तो मैग्ना कार्टा, ये आपका बता रहा हूं, ये ब्रिटेन से संबंधित है। नहीं भाई, होम रूल विधेयक 1915 से संबंधित है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। साधिकार पत्र, ये भी नहीं भाई। फिर द ऑप्शन देख लीजिए, द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, इसी के तहत मांग की गई थी। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल,
चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को मांग को दोहराया गया? ये आप बताने का प्रयास करेंगे भाई। तो ये किस अधिवेशन की बात की जा रही है? तो ऑप्शन आ देखें, 1931 के कराची अधिवेशन में, या 1885 के बम्बई अधिवेशन में, या 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, या 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो मौलिक अधिकारों की मांग को कब दोहराया गया है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराया गया है, प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन आ सही होगा, 1931 के कराची अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 7 देखें भाई। मौलिक अधिकारों की निर्माण प्रक्रिया को संविधान सभा में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला व्यक्ति कौन था? मौलिक अधिकारों की निर्माण प्रक्रिया को संविधान सभा में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला व्यक्ति कौन था? इसका आपको उत्तर देना है। तो ये महात्मा गांधी जी थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या बी.एन. राव, या हंसा मेहता। उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो मौलिक अधिकारों की निर्माण प्रक्रिया को संविधान सभा में सर्वाधिक प्रभावित करने वाले व्यक्ति बी.एन. राव जी थे। बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 देख लें। नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 7 अधिकार, या 6 अधिकार, या 5 अधिकार, या 81 अधिकार? तो नागरिकों को संविधान लागू होने के समय 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, पर आपसे पूछा जा रहा है कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। अब वर्तमान में नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं है भाई। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे आ जाए भाई। कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सोवियत संघ से लिया गया है? नहीं भाई, सोवियत संघ का कोई प्रभाव नहीं, अमेरिकी संविधान का कोई प्रभाव नहीं। कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। ब्रिटिश साम्राज्य की देन है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था की देन है। तो 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण तो विधि के समक्ष आपको बताया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, पर कानून का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है भाई। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा, या अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है, या औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून द्वारा मान्य किसी भेदभाव की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इनमें से कोई नहीं। तो आपको कानून के समक्ष समानता का अर्थ बताना है। तो चलिए हम बताते हैं। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर
13 पे आ जाएं भाई। संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों को समाविष्ट करने का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो संविधान को गरिमा प्रदान करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में उन्हें विशिष्ट स्थिति प्रदान करना, ये भी नहीं भाई। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई, पढ़ते रहें ऑप्शन को। विधि शासित सरकार की स्थापना करना, ना कि मनुष्य द्वारा संचालित सरकार की। तो आपका प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सा ही आपका सही उत्तर होगा। विधि शासित सरकार की स्थापना करना, ना कि मनुष्य द्वारा संचालित सरकार की। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 देख लें। निम्नलिखित दशाओं में से नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्बंधित अथवा निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित दशाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्बंधित अथवा निलंबित किया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन देखें भाई। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने पर, आपात उद्घोषणा के अधीन, या राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने पर। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? आपात उद्घोषणा के समय। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, आपात उद्घोषणा के अधीन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वह कौन सा निर्णय है जिसमें कहा गया है कि संसद मूल अधिकारों में अनुच्छेद 368 के अधीन परिवर्तन नहीं कर सकती? वह कौन सा निर्णय है, वह कौन सा बात था जिसमें ये कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में अनुच्छेद 368 के अधीन परिवर्तन नहीं कर सकती है? तो ये 1967 में आया था एक वाद, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज के निर्णय में कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में अनुच्छेद 368 के अधीन परिवर्तन नहीं कर सकती। तो 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय को समाप्त कर दिया गया? अभी मूल अधिकार में संशोधन पर रोक लगाया गया, किसमें? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज में। अब पूछा जा रहा है कि इस निर्णय को किस वाद में समाप्त किया गया, किस संविधान संशोधन में समाप्त किया गया है? तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये 24वां संविधान संशोधन था, या 25वां संविधान संशोधन था, या 29वां संविधान संशोधन था, या 17वां संविधान संशोधन था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज के वाद में जो फैसला दिया गया था, उस निर्णय को समाप्त किया गया था 24वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा, 24वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 17 देखें। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बारीकी से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। जब आपात की घोषणा परिवर्तन में हो तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, या अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ये तो भाई सही है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति नहीं भाई। अनुच्छेद 31 को किसी भी हाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ये सही नहीं है
कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित किया जा सके। तो प्रश्न नंबर 17 का और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका उत्तर मिल गया है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अधिकार निलंबित करने की शक्ति नहीं होगी भाई, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण है, ये तो सही है। मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण नहीं भाई, ये गलत है। व्यक्ति के लिए ही तो मूल अधिकार दिया जा रहा है, तो मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण नहीं हो सकते हैं। साथ देखें, मूल अधिकारों का जन्म ही जनता और राज्य शक्ति के बीच संघर्ष का परिणाम है, ये भी सही है। मूल अधिकारों का जन्म ही जनता और राज्य शक्ति के बीच संघर्ष का परिणाम है। ऑप्शन दा देख लें। भारतीय संविधान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार राज्य शक्ति के विरुद्ध गारंटी किए गए हैं, न कि सामान्य व्यक्तियों के अवैध कृत्यों के विरुद्ध, ये भी सही है। तो आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं भाई, मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण नहीं है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 19, मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है क्योंकि यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बना देता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि अनुच्छेद मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है क्योंकि यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बना देता है। तो आप 19 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तो ये अनुच्छेद 32 है, ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। मूल अधिकारों का आधार स्तंभ अनुच्छेद 32 है, जिसके तहत नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला हुआ है, जिसके तहत नागरिक अपने खिलाफ किसी भी मूल अधिकार के हनन के लिए वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखें। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है भाई? ये तो संविधान के अधीन एक मूल अधिकार है, सही है। संविधान के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है, नहीं भाई ये गलत है। संविधान के अधीन समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के अधीन एक मूल अधिकार नहीं भाई, नहीं। आप फिर से देखिए प्रश्न को, क्या पूछ रहा? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भाई नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। तो आप अब समझ गए होंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्व है। तो आपका ऑप्शन देख लें, संविधान के अधीन एक मूल अधिकार, नहीं भाई गलत है। संविधान के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है, यही सही है। शीघ्र ही मूल अधिकार बना दिया जाएगा, ऐसा कोई विचार नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के अधीन मूल अधिकार नहीं है। 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 देख लें। पिछड़ी जातियों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण तर्कसंगत नहीं है? पिछड़ी जातियों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण तर्कसंगत नहीं है? जात पिछड़ेपन की अवधारणा की एकमात्र कसौटी है, नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं कि जात ही पिछड़ेपन की अवधारणा का एकमात्र कसौटी है। पिछड़ापन सामाजिक और आर्थिक
दोनों होना चाहिए, पिछड़ापन सामाजिक और आर्थिक दोनों होना चाहिए, ये तो लक्षण सही है। आरक्षण अत्यधिक नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। आरक्षण प्रशासनिक कार्यदक्षता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार, ये इसके बारे में आपको ऑप्शन देखें। भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 22 देखते रहिए। भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है, विदेशियों को भी उपलब्ध है, इनमें से किसी को भी उपलब्ध नहीं है। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 22, भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को, ऐसा नहीं है भाई, सभी व्यक्तियों को नहीं है। भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है, ऐसा भी नहीं। विदेशियों को भी उपलब्ध हैं, ऐसा भी नहीं। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार, इनमें से किसी को भी नहीं। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन देखें फिर से। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं, भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, ये ऑप्शन सही है, विदेशियों को नहीं, ये नहीं। तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है, भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार। ये ऑप्शन गलत है भाई। चलिए प्रश्न नंबर 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता नहीं है, ये सभा करने की स्वतंत्रता या आवास की स्वतंत्रता या भ्रमण की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, तो कौन सी स्वतंत्रता उल्लिखित नहीं है? प्रश्न नंबर 23 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं मिलता है। ये प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19A के तहत प्रेस में छापा जाता है, प्रेस निकाला जाता है, पर प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19A में मिलता है, पर 19 में उल्लिखित नहीं है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अभिव्यक्ति का, सभा का, सम्मेलन का, आवास का, भ्रमण का और रोजगार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता इसमें नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24 देखें। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, तो प्रेस है भाई। अभी हमने आपको बताया कि प्रेस की स्वतंत्रता डायरेक्ट आपको नहीं दी गई है, पर अनुच्छेद 19A के तहत प्रेस निकाला जाता है, अखबार निकाला जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, तो प्रेस है भाई। अनुच्छेद 19A के तहत प्रेस भी है, विज्ञापन भी है, चलचित्र प्रदर्शन भी है, पर हड़ताल नहीं है। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 19A के तहत प्रेस, विज्ञापन, चलचित्र है, तो 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखें। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सभा करने की स्वतंत्रता है भाई, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, वाक्य स्वतंत्रता है, पर हड़ताल की स्वतंत्रता नहीं है, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखें। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? प्रश्न नंबर 26 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। अनुच्छेद 26
प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? प्रश्न नंबर 26 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। तो ये देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार है भाई। धार्मिक संस्थाओं तथा दान से संबंधित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना है भाई। चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है भाई। धर्मांतरण नहीं भाई, धर्मांतरण किसी का नहीं किया जा सकता है, धर्मांतरण किसी का नहीं हो सकता। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों द्वारा लेख जारी किया जाता है। तो कौन सा लेख जारी किया जाता है? जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है। अनुच्छेद 27 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये लेख परमादेश का लेख जारी किया जाता है। परमादेश का लेख 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखें। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है? प्रश्न नंबर 28 में तो न्यायालय उससे पूछ सकता है, यानी कि अधिकार परीक्षा का लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करेगा? अधिकार परीक्षा लेख। 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया? प्रश्न नंबर 29 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा या 17वें संविधान संशोधन द्वारा या 24वें संविधान संशोधन द्वारा। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। अभी शायद पिछले प्रश्न में हमारे मुंह से निकला था 42वां संविधान संशोधन, पर वो गलत है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसे निकाल दिया गया है। तो 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? प्रश्न नंबर 30 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा या 64वें संविधान संशोधन द्वारा या 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 44वें द्वारा बता दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक लगाई गई। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये सोवियत रूस से लिया गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 पे आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत
दोहरे दंड का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, ऑप्शन देखें, न्यायालय से दोष सिद्ध होने पर उसी अपराध के लिए विभागीय कार्यवाही द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता है। एक, या विभागीय कार्यवाही में दंडित होने पर उसी अपराध के लिए उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। या ऑप्शन सा देखें, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। तो दोहरे दंड का आशय है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। दोहरे दंड का अर्थ है एक ही अपराध के लिए 2 बार या अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 पे आ जाइए। निम्न में से किन आधारों पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए भेदभाव संविधान द्वारा वर्जित है? अनुच्छेद 32 में देखें तो ये धर्म और प्रजाति के आधार पर, या लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, या राष्ट्रीयता और वर्ण के आधार पर, या आय और मूल निवास के स्थान पर। तो भेदभाव वर्जित है, ये आपको इसका उत्तर देना है। तो आपका ऑप्शन देखिए, आ में 1 2 3 4 सभी हैं, बा में 1 2 है, सा में 1 2 और 3 हैं, दा में 1 2 4 हैं। तो उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन चलिए हम बताते हैं, 1 और 2, बा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। धर्म और प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान, इसमें आयु दे दिया गया है तो ये कट गया। इसमें राष्ट्रीयता वर्ण दे दिया गया है, कट गया। इसमें धर्म और प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान, यानी कि आपका ऑप्शन बा सही है, 1 और 2। चलिए प्रश्न नंबर 33 पे आ जाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के विषय में निम्न वक्तव्यों में से कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 33 में देखेंगे कि कौन सा वक्तव्य सही है, आपसे पूछा जा रहा। इस अनुच्छेद में दिया गया मूल अधिकार व्यक्तियों को बंदी बनाए जाने और कुछ मामलों में नजरबंद किए जाने से रक्षा करता है। ये तो भाई आगे बढ़े, पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं। यह मूल अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार उन व्यक्तियों के लिए हैं जिन्हें किसी निवारक नज़रबंदी के कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया है, या इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार शत्रु विदेशियों के लिए नहीं हैं। तो आपको कोड के माध्यम से आपको उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 33 का उत्तर तो हम आपको बताते हैं, इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार विदेशियों के लिए नहीं है। भाई गलत हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार उन व्यक्तियों के लिए हैं जिन्हें किसी निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया है। एक तो आपका ये सही हो गया। तो आप देखते जाइए कि कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं प्रश्न नंबर 33 में। तो एक तो ऑप्शन आपका ये होगा सही, इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त शर्त विदेशियों के लिए नहीं है। प्रश्न नंबर 33 में चलिए भाई अगला देखते हैं। यह मूल अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए हैं। फिर नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए हैं। फिर अगले आ जाए,
इस अनुच्छेद में दिया गया मूल अधिकार व्यक्तियों को बंदी बनाए जाने और कुछ मामलों में नज़रबंद किए जाने से रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 33 में हम आपको बताते हैं, एक ऑप्शन तो भाई ये सही है, अनुच्छेद 1 वाला, और एक ये सही है। इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें किसी निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया है। तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन आपका द सही उत्तर होगा। 1 और 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 34, प्रतिषेध रिट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया ऐसा आदेश है, मदिरा के उत्पादन और उपभोग को प्रभावित करता है, पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने पर रोक लगाता है, प्रशासकीय अधिकारी को कोई कार्रवाई विशेष करने से वर्जित करता है, किसी अर्ध न्यायिक अधिकारी को किसी मामले में कार्यवाही करने से रोकता है। तो प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन द ही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 35 देखें, तो उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया था, ये भाई शामिल किया गया है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना विकसित करना, ये भी शामिल किया गया है। अल्पसंख्यकों की रक्षा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, यही आपका ये 35 नंबर प्रश्न में अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं भाई, अल्पसंख्यकों की रक्षा भी करना कहा गया है। फिर और प्रश्न नंबर 35 में अल्पसंख्यकों की रक्षा करना ऐसा मूल कर्तव्य में नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना ये सही है। आपको इसमें पूछा गया है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य पहला भी है, दूसरा भी है और चौथा भी है। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना ऐसा मौलिक कर्तव्य में उल्लेख नहीं है, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 36 पे आ जाएं। भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल, तो प्रश्न नंबर 36 का उत्तर देने का प्रयास करें। राष्ट्रीय आपात के समय, यह संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, यह संविधान में संशोधन द्वारा, यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय द्वारा। तो मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा। 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से किस एक मूल अधिकार की प्रत्याभूत केवल भारत के नागरिकों को दी गई है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। आपको बताना है कौन सा अधिकार भारत के नागरिकों को है, विदेशों को नहीं है। प्रश्न नंबर 37 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ये दोनों को दिया गया है। वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यही नहीं दिया गया भाई। प्रश्न नंबर 37 का वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। प्राण और स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। प्रश्न नंबर 38 पे आ जाएं। निम्नलिखित कर्तव्य राज्य और नागरिकों के लिए विहित किए गए हैं। निम्नलिखित कर्तव्य राज्य और नागरिकों के लिए विहित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 38 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो कर्तव्य पूछा जा रहा है। निम्नलिखित कर्तव्य राज्य और नागरिकों के लिए विहित किए गए हैं।
आपको इसका उत्तर देना है। तो वैज्ञानिक मनोदशा विकसित करना, या सामान्य भ्रातृत्व का संवर्धन करना, या ग्राम पंचायत संगठित करना, या आय की असमानताओं को न्यून करना, या एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, या देश की सुरक्षा करना। अब इनमें से नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में शामिल कौन कौन से होंगे? तो प्रश्न नंबर 38 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 38 में देखें, एक तो भाई देश की सुरक्षा का प्रश्न है, ये शामिल कर सकते हैं। दूसरा, एक समान नागरिक संहिता ये नीति निर्देशक तत्व है। आय की असमानताओं को दूर न्यून करना, ये नहीं भाई, ये नीति निर्देशक तत्व है। ग्राम पंचायत संगठित करना नीति निर्देशक तत्व है। आपसे पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्य, तो एक तो 6 हो गया, देश की सुरक्षा करना। फिर और आगे देखते हैं, सामान्य भ्रातृत्व का संवर्धन करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है भाई। और वैज्ञानिक मनोदशा विकसित करना, ये भी है। तो आपका ऑप्शन 1, 2 और 6, 1, 2 और 6, ये जिसमें होगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं ये किसमें भाई। तो ये ऑप्शन में मिल रहा है 1, 2 और 6, 1, 2 और 6, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारक कहा गया है। अब इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद में उत्तर देने का प्रयास करें कोड के माध्यम से। विधि का शासन भारत के संविधान के मौलिक सिद्धांतों में से एक है। विधि का शासन भारत के संविधान के मौलिक सिद्धांतों में से एक है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समताभूत की प्रत्याभूत देता है और न्यायपालिका को लोगों के अधिकार का अमोघ संरक्षक मानता है। तो इसको अब कूट के जरिए उत्तर देना है आपको। प्रश्न नंबर 39 में देखें भाई, कोड के माध्यम से आपको उत्तर देना है। तो ए और आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है क्या? ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। नहीं भाई, आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको लगेगा ए आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण, सही व्याख्या कर रहा, तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखें, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन प्रकल्पित किए गए हैं? तो मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध किया गया है। अल्प अस्पृश्यता का अंत भाई, ये अनुच्छेद 17 में किया गया है। ये 23 में उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भाई 29-30 में किया गया है। ये भी नहीं। कारखानों और खादानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, ये किया गया है। तो 1 और 4 जिसमें होगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलो हम देखते हैं 1 और 4 किसमें है। 1 और 4 ऑप्शन दा में है, तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कारखानों और खादानों में बच्चों का मजदूरी का निषेध है और मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 29 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 41, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को घटाता अथवा समाप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस उद्देश्य की दृष्टि से कानून नहीं माना जाएगा? तो प्रश्न नंबर 41 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो अध्यादेश, उपनियम,
नियम यहाँ पूछा जा रहा नहीं माना जाएगा तो संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। 41 का प्रश्न नंबर द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 देख लें। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, या पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, शांत पूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, किसी व्यापार अथवा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 42 में देखिए भाई, तो संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता ये गारंटी नहीं दी गई है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन आ। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 43 देखें। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही है? प्रश्न नंबर 43 देखें। तो मौलिक कर्तव्य रिट अधिकारिता द्वारा प्रवृत्त किए जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की स्वीकृति के समय से ही उसके अंग हैं। मूल कर्तव्यों को संविधान का अंग स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट की संस्तुति पर बनाया गया है, या मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं? तो उत्तर देने का प्रयास करें, कोड के माध्यम से आपको उत्तर देना है। तो देखते हैं भाई कौन सा आपका सही उत्तर हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 43 में देखेंगे भाई कि मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, एक तो ये सही है। मूल कर्तव्यों को संविधान का अंग स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के अनुरूप बनाया गया, ये है। तो एक तो 3 4 सही है, तो इसमें तो 4 है ही नहीं, ये कट गया, इसमें 4 नहीं है, ये कट गया। इसमें 1 2 पे भी हम देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की स्वीकृति के समय ही उसके अंग रहे, नहीं भाई ये अंग नहीं रहे हैं, तो 2 भी कट रहा है आपका। और इसमें हम आपको बताए 3 4 सही, इसमें 2 कट गया है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इसमें 4 4 है, इसमें 2 है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन द ही आपका सही उत्तर होगा। मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के अनुरूप बनाया गया है और ये मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को ही मिले दिए गए हैं, के लिए हैं। तो ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय गान का आदर करना मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना अनुच्छेद 49 के तहत ये नीति निर्देशक तत्व है। स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना अनुच्छेद 49 के तहत नीति निर्देशक तत्व है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसे सुधारना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। आपसे पूछा जा रहा कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए 45वें नंबर प्रश्न में, निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान के उद्देशिका में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान के उद्देशिका में शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद ये उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है, यही आपका ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 पे आ जाएं। भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता किसके संरक्षण के आधार पर युक्त निर्बंधन के अधीन होता है? तो प्रश्न नंबर 46 में देखें, तो ये देश की प्रभुता और अखंडता के अधीन इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये गलत, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के विरुद्ध ये गलत, केंद्र सरकार ये गलत, संविधान के क्रियारत रहने के गरिमा ये गलत।
देश की प्रभुता और अखंडता के अधीन लगाया जा सकता है। 46 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47 देख लें। मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो अस्पृश्यता समाप्ति का सबको समाविष्ट करता है समानता का अधिकार। भाई समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। वो अस्पृश्यता की समाप्ति अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तो यानी ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। मूल अधिकारों का निम्न कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? समता का अधिकार अनुच्छेद 47 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 48 देख लीजिए। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में प्रारंभ से ही उपबंधित हैं। नहीं भाई, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए। नहीं भाई, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए, यही सही है। उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय द्वारा संविधान में अंततः स्थापित किए गए। नहीं भाई, आपका 48 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 49 पे आ जाइए। संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? ये विधिक अधिकार है या मूल अधिकार है या मानव अधिकार है या नैसर्गिक अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का में एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। आपका ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 देख लें। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत में बदला जा सकता है? चलिए भाई फिर से देखिए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में ये कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है? तो ये आपको हमने बता दिया था पहले ही, प्रश्न में भी पहले भी आया है। 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में निर्णय दिया गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51 पे आ जाइए। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद 51 में आ जाइए। तो ये स्वतंत्रता मैं पहले भी व्याख्या में बता चुका हूं। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में निहित है। चलिए अगले प्रश्न पे। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में शामिल किया था? प्रश्न नंबर 52 का उत्तर देखें। प्रश्न नंबर 52 का उत्तर करने का प्रयास करें। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में शामिल किया था? तो यूपी राज्य बनाम अब्दुल समद 1962, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1986 या रामानुज बनाम तमिलनाडु राज्य 1961। तो उत्तर देने का प्रयास करें भाई। 52वें प्रश्न का उत्तर दें। तो 52वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सा, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1986। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है? तो प्रश्न नंबर 53 में देखेंगे। तो ये है सामाजिक समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, सामाजिक समानता। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 54 पे आ जाइए। निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? तो निवारक निरोध द्वारा
कौन सा अधिकार अवरोधित होता है? तो प्रश्न नंबर 54 में ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए प्रश्न नंबर 55 पे आ जाइए। सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 55 में उत्तर करने का प्रयास करें। तो सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 16(4) में है, 16 उपखंड 4 में। चलिए, जनवादी चीन के संविधान में मताधिकार की आयु कितनी है? जनवादी चीन के संविधान में मताधिकार की आयु कितनी है? तो ये मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। किस देश के संविधान में परिवार नियोजन को व्यवहार में लाने को पति पत्नी का कर्तव्य माना जाता है? अनुच्छेद 57 में उत्तर देने का प्रयास करें। तो जनवादी चीन के संविधान में परिवार नियोजन को व्यवहार में लाने को पति पत्नी का कर्तव्य माना जाता है। 57 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। जनवादी चीन के संविधान में निम्नलिखित में से किसको नागरिक का अधिकार कर्तव्य दोनों माना जाता है? प्रश्न नंबर 58 का उत्तर करने का प्रयास करें। जनवादी चीन के अधिकार में निम्नलिखित में से किसको नागरिकों का अधिकार एवं कर्तव्य दोनों माना जाता है? तो प्रश्न नंबर 58 का हम आपको उत्तर बता रहे हैं। ये काम करना दोनों का अधिकार माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। जनवादी चीन के संविधान में निम्नलिखित में से किसको नागरिक का अधिकार एवं कर्तव्य दोनों माना जाता है? अनुच्छेद 59 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो जनवादी चीन के संविधान में निम्नलिखित में से किसको नागरिकों का अधिकार एवं कर्तव्य दोनों माना जाता है? तो शिक्षा प्राप्त करना। ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस देश के संविधान में वैवाहिक जीवन, परिवार, मातृत्व एवं शिशु के संरक्षण का दायित्व राज्य पर है? तो ये जनवादी चीन के संविधान में वैवाहिक जीवन, परिवार, मातृत्व एवं शिशु के संरक्षण का दायित्व राज्य पर है। प्रश्न नंबर 61 पे आ जाइए। किस देश के संविधान की प्रस्तावना में 1789 में घोषित मानवाधिकारों को मान्यता दी गई थी? अनुच्छेद 61 में उत्तर करने का प्रयास करें। तो 1789 में आप जानते हैं कि 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है और उस क्रांति में ही मानवाधिकारों की मान्यता दी जाती है। तो किस देश में के संविधान की प्रस्तावना में 1789 में घोषित मानवाधिकारों को मान्यता दी गई? फ्रांस में। आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 62। किस देश के संविधान की प्रस्तावना में अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो अधिकारों का उल्लेख किस देश के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? तो इंग्लैंड में किया गया है, या अमेरिका में, या फ्रांस में, या चीन में? तो संविधान की प्रस्तावना में अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ये उत्तर आपको बताना है। तो अधिकारों का उल्लेख तो ऐसे तो आपको इंग्लैंड भी लगेगा, अमेरिका भी लगेगा, चीन भी लगेगा, पर आपको जो अगर ये चारों ऑप्शन दिया रहता है तो आप सीधा फ्रांस पे आप सही उत्तर का निशान लगाएंगे। फ्रांस देश के संविधान की प्रस्तावना में अधिकारों को उल्लेख किया गया है। वैसे तो हम आपको बता रहे हैं सभी में किया गया है, पर आपको उत्तर जो देना है वो फ्रांस देना है। इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न, इसी प्रश्न के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।